कनेक्ट हो गए सभी? वॉइस और वीडियो देख लो, क्लियर है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, परिचय बाद में होता रहेगा, पहले हम लोग उस पर बात करते हैं जिसलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो सब लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कला की तैयारी करने के लिए। और कला की तैयारी में देखेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल से लेकर के जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में, कहानी के रूप में, बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको कला विषय की जानकारी बहुत ही रोचक तरीके से दी जाएगी। बस आपको केवल यहाँ पर समझना है, कोई चीज़ नहीं लिखना है, बस मैं जितनी चीज़ें बताता जाऊँगा आपको सुनना है, याद करना है बस, और जब मैं पूछूंगा तो उसे बताना है। कुछ लिखना नहीं है, चीज़ों को केवल समझना है। अगर हम किसी भी चीज़ को समझ करके पढ़ेंगे तो हमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उन्हें याद करने में आसानी होती है, और वो याद किया हुआ ज़्यादा दिनों तक हमारे दिमाग में रह पाता है। और रट करके अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसीलिए कला के जो भी चैप्टर हैं, मैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही रोचक ढंग से सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप खुद अपना आकलन करेंगे कि उस चैप्टर में आपकी पकड़ कितनी अच्छी होगी। 2-4 क्लासें होंगी किसी भी एक चैप्टर की, फिर उस चैप्टर मेरे कंप्लीट करा देने के बाद आप किसी भी बुक से उसको सॉल्व करके देखो, आपसे लगभग 99% आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं कहते हैं 1-2 क्वेश्चन किसी बुक में अलग तरीके से आए हो तो अलग कहा जा सकता है, नहीं तो आपसे हर चीज बनेगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, सारे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं वो चीजें समझ में आएंगी, उस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें थी, कैसे हुआ था, कैसे कला का विकास हुआ, हर चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे कला के बारे में, तो 2 शब्द को पहले समझ लेते हैं। एक है इतिहास, और एक है इतिहास में कला। तो देखो, इतिहास हमें पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इतिहास के कई पक्ष होते हैं, जैसे सामाजिक पक्ष हो गया, आर्थिक पक्ष हो गया, राजनैतिक पक्ष हो गया। तो इसमें से हमें सारे पक्ष नहीं देखने हैं। हमें किसी भी इतिहास के किसी भी कालखंड में सिर्फ उन चीजों को देखना है जिन चीजों में कला थी, यानी कि इतिहास के अंदर कला जहां जहां है उन्हें देखना है। जैसे प्रागैतिहासिक काल पहला चैप्टर जब हम देखेंगे तो उसमें आज मानव के बारे में, आज मानव कैसे पृथ्वी पर आया, किन किन चरणों में उसका विकास हुआ, आज मानव ने कौन कौन से औजार किए, प्रयोग किए, किस किस रूप में औजार बनाए, तो ये सब चीजें देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीजें कला से संबंधित होंगी। इतिहास के सभी पक्ष हम कवर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे कौन सा राजा कौन सा युद्ध लड़ा, कब युद्ध लड़ा गया, कौन जीता, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कर व्यवस्था क्या थी, कौन सा दंड दिया जाता था, इन सब का कोई मतलब नहीं है। हमें इतिहास के किसी भी चैप्टर से सिर्फ वही पक्ष निकालना है जिसमें कला निहित हो। जैसे कोई भी काल, जैसे हम देखें कि मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, शुंग काल हो गया, कुषाण काल हो गया। इस तरीके से जब हम काल पढ़ेंगे तो इतिहास विषय तो बहुत बड़ा है, मौर्य काल का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन हमें पूरा मौर्य काल का इतिहास नहीं पढ़ना है। हमें पहले राजाओं के बारे में पढ़ने हैं कि कौन कौन से राजा थे, किसने स्थापना की थी, फिर किस राजा ने कला के क्षेत्र में काम किया। जिस राजा ने कला के क्षेत्र में काम किया है उसका हम मैटर ज्यादा पढ़ेंगे, और जिसने कला के फील्ड में काम नहीं किया है तो बस उसको थोड़ा सा पढ़ के आगे निकल जाएंगे। तो जैसे मौर्य काल में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो भी मौर्य काल में महल बने, महल स्थापत्य कला से संबंधित था। फिर देखेंगे स्तूप बने, स्थापत्य कला से संबंधित, शिलालेख खुदवाए गए, मूर्तियां बनी,
चित्र बना अगर कोई, मृदभांड बना कोई, तो इस तरह की कलाएं अगर किसी भी पार्ट में है, किसी भी कला के चैप्टर में है, तो हमें केवल इन पक्षों को मेन फोकस करना है। जैसे सम्राट अशोक ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से युद्ध जीते, उन युद्ध से हमारा कोई संबंध नहीं है। अशोक ने किन किन चित्रों का निर्माण कराया, किन गुफाओं का निर्माण कराया, किन स्तंभों का निर्माण कराया, किन स्तूपों का निर्माण कराया, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो जिस तरीके से मैंने कहा, सबसे पहले एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी चीज जब समझ लेंगे तो हमें बड़ी चीजों को समझने में आसानी होगी, और सब चीजें हमारे दिमाग में एकदम सेट होती जाएंगी। बस ध्यान से सुनो। देखो, पहली बात इतिहास। इतिहास के बारे में पहले देखते हैं। इतिहास जो है, इतिहास का जन्मदाता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। क्या माना जाता है? इतिहास का जन्मदाता। ठीक, हेरोडोटस ही हैं जो इतिहास विषय को अस्तित्व में लाए, इतिहास के जन्मदाता माने गए। अगर हेरोडोटस ना होते तो इतिहास ना होता, इतिहास ना होता तो शायद कला के चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ते, कुछ हम लोग और चीज पढ़ते। तो इतिहास का जन्मदाता या इतिहास के पितामह कभी पूछे कौन है, तो ये हैं कौन? हेरोडोटस। ठीक, अब हेरोडोटस के बारे में देखा जाए तो ये हेरोडोटस किस देश के थे जिन्होंने ये इतना बड़ा विषय इतिहास हमारे सामने रख दिया? तो हेरोडोटस थे ग्रीक के, और ग्रीक को यूनान भी कहा जाता है। तो ग्रीक या यूनान के निवासी थे। ये हो गए हेरोडोटस। अब हेरोडोटस ने यह चीज बताई कि इतिहास है क्या। चूंकि इन्होंने जन्म दिया तो इन्होंने बताया कि इतिहास है क्या। इन्होंने ये बात कही कि इतिहास, अगर हम सरल शब्दों में समझें तो अगर ये कहें जो बीत गया है वही इतिहास है, तो फिर भूतकाल क्या है और भूतकाल इतिहास में कैसे अंतर करें, ये समस्या है। तो हेरोडोटस ने ये कहा, इतिहास के अंतर्गत प्राचीन काल में घटित वह घटनाएं आएंगी जिनका हमारे पास या तो साहित्यिक स्रोत हो और या तो पुरातात्विक स्रोत हो, और या तो दोनों। तो इन्हीं दोनों को इतिहास जानने के स्रोत कहा जाता है। इतिहास जानने के दो स्रोत होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। यानी कि किसी भी काल की या तो हमें साहित्यिक स्रोत मिलना चाहिए, यानी कि उस जमाने में कुछ किताब लिखा हुआ, साहित्यिक मतलब कुछ लिखा हुआ मिले, वो उस जमाने में लिखी गई कोई किताब हो सकती है यानी पुस्तक, उस जमाने का कोई लेख हो सकता है, लेख कई हो सकते हैं, जैसे शिला में शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, या किसी कागज पर लिखा गया हो, या किसी ताड़पत्र पर लिखा गया हो, या किसी लकड़ी पर लिखा गया हो, मतलब कुछ ना कुछ उस जमाने में लिखा हुआ मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे तो सम्राट अशोक ने ही उन शिलालेख को बनवाया था, इसका क्या प्रमाण है? उस जमाने का कोई आज तो जीवित है नहीं, तो हम कैसे मान लिए कि वो अशोक का ही है? क्यों? क्योंकि शिलालेख में लिखा मिला, देवा नाम दिया
अशोक। जब लिखा हुआ मिल गया तो ये क्लियर हो गया कि ये जगह या ये स्तंभ उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। जैसे आज जो सभ्यता है, आज कोई भवन है, उसमें अपने गेट के बाहर नाम लिखवा करके लगवा देते हैं कि फला फला व्यक्ति का ये निवास स्थान है। कल को 1000 साल बाद ये सभ्यता खत्म हो जाए, सब कुछ नीचे जमीन में धंस जाए, फिर नई सभ्यता आए, फिर वो लोग खोज करें तो वो घर फिर निकले, तो उन्होंने जो शिलालेख में अपना नाम लिखवाया था तो उसको पढ़ करके ये पता चल जाएगा ना कि इस जगह पे इस नाम का व्यक्ति रहता था। और अगर उन्होंने सन भी मेंशन किया था कि चलो 128 ईस्वी में, तो ये हो जाता है कि 128 ईस्वी में ये घर में ये व्यक्ति रहता था या इस व्यक्ति ने इस घर को इस सन में बनवाया था। तो शिलालेख से ये पता चल गया। या तो आज के जमाने में जो किताबें छप रही हैं ये सब मिलेंगी उस जमाने में, तो फिर उस किताब को पढ़कर के ये होगा ना कि इस किताब को इन्होंने लिखा था, कब लिखा था, सन भी लिखा हुआ है। तो ये प्रमाणित हो गया कि ये जो घटना है वो काल्पनिक नहीं है, प्रमाणित है। अगर साहित्यिक स्रोत ना मिले, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या प्रागैतिहासिक काल की बात करें, तो प्रागैतिहासिक काल में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उनके पास ये साहित्यिक स्रोत कहां से आएगा। फिर भी प्रागैतिहासिक काल इतिहास विषय के अंतर रखा गया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में नहीं हमें साहित्यिक स्रोत मिला, तो हमें क्या मिला, पुरातात्विक स्रोत। जैसे पुरातत्व के अंतर्गत क्या आती हैं, उस जमाने की प्रयोग की गई सामग्री। जैसे प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल लें तो उस जमाने में शिलाचित्र मिले, जो उन्होंने पत्थरों पर चित्र बनाया था वो मिला। फिर उसके बाद उन्होंने जो औजार बनाए थे पत्थर के वो मिले। फिर उनकी कुछ अस्थियों के साक्ष्य मिले, यानी जो हड्डियां थीं उस हड्डियों के साक्ष्य मिले। तो इससे पता चला कि उस जमाने में ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि यह शिलाचित्र, ये औजार और ये अस्थियां प्रागैतिहासिक काल की थी, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि लिखित रूप में तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक विधि चलती है जिसे C14 विधि। कौन सी? C14 विधि, या इसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग 14 विधि। तो C14 विधि से उस वस्तु पर लगे कार्बन के आधार पर, कार्बन मतलब कचरा या कहें धूल, ये सब समझ लो, तो किसी वस्तु पर उपस्थित कार्बन के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है, क्या निर्धारित किया जाता है कि वस्तु कितनी प्राचीन है। तो जो शिलाचित्र मिले जैसे भीमबेटका में मिले, तो उसमें C14 विधि लगा करके देखा गया कि लगभग ये कितनी पुरानी है। तो हम पाए कि लगभग 9 पाषाण काल का जो समय है उसी समय के आसपास ये चीज बनी थी। ये जो औजार मिले, औजारों पर C14 विधि अप्लाई करके देखा गया, तो इसका भी समय काल वही आया, बहुत पुराना, जो प्रागैतिहासिक काल का था। तो मान लिया गया कि ये प्रागैतिहासिक काल का है। अस्थियों पर लगे कार्बन से ये पता लगाया गया, तो भी पता चला कि प्रागैतिहासिक काल का है। अब कार्बन क्या है, देखो उसको सरल तरीके से थोड़ा सा समझें। जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को कहीं पर यहां पर रख दिया जाए लगभग 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए अगर इसको रख दिया जाए, इसको यूज ना किया जाए, ना इसको कोई टच करे, ना ही कोई इसे यूज करे, तो ये क्या होगा, इसमें धूल जम जाएगी। और जब धूल जम जाएगी तो ये चीज कहा जाएगा ना कि लगभग इस मार्कर को 10-15 दिन से किसी ने टच नहीं किया है, ये ऐसे ही पड़ा था। तो देखो इसमें लगी हुई धूल हम अंदाज लगा रहे हैं कि 10-15 दिन से इसे कोई नहीं छुआ है।
अब अगर यही 2 साल से ऐसे ही पड़ा हो कहीं किसी खंडहर जगह पे, तो देखेंगे तो इसमें कुछ फफूंद वगैरह जम जाएंगी, थोड़ा सा और गंदा हो जाएगा। तो वो हमें बताएगा कि ये लगभग 2-3 साल पुराना है। अब इतना पुराना हो कि इसकी ये पपड़ी निकलने लगे, यानी कि बहुत पुराना है। लगभग कितना पुराना हो सकता है, तो अनुमान लगाते हैं। तो अभी तो हम लोग कुछ अनुमान लगा करके बता देते हैं, लेकिन इसकी एक मैथ होती है, उस मैथ के हिसाब से गणना की जाती है। तो C14 विधि जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, उनको ये विधि सिखाई जाती है, ताकि जब कोई चीज आपको मिले तो आप उस चीज के कार्बन के आधार पर यह पता कर सको कि यह कितनी पुरानी चीज है या किस काल से संबंधित है ये चीज। तो 2 चीज हमने जाना, एक साहित्यिक स्रोत जाना और एक पुरातात्विक स्रोत जाना। साहित्यिक स्रोत में कुछ लिखा हुआ मिलना चाहिए, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है तो कम से कम उस जमाने की कोई सामग्री मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों किसी भी काल में नहीं मिली हैं तो घटना इतिहास में सम्मिलित नहीं की जाएगी। उसको किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? उसे काल्पनिक घटनाएं कहा जाता है। जैसे रामायण महाभारत की बात करें तो रामायण महाभारत को बहुत से लोग काल्पनिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रमाण नहीं मिले। बहुत से लोगों ने बताया कि नहीं ये प्रमाण है, लेकिन बहुत से लोग मानने के लिए नहीं राजी हैं, तो इसलिए अभी भी कुछ लोग उसे काल्पनिक मान रहे हैं। लेकिन बहुत से प्रमाण ऐसे मिले हैं जो कि प्रमाणित करते हैं कि नहीं, रामायण काल में राम थे, ऐसी ऐसी चीजें थी। लेकिन फिर भी चूंकि उस तरीके से प्रमाणित चीजें नहीं मिल पा रही हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उस तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला, जो भी मिले हैं उसको लोग मान नहीं रहे हैं। इसलिए जिस घटना का लिखित या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं होगा वो घटना काल्पनिक मानी जाएगी, उसका इतिहास से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे हम लोग बहुत सी कहानियां पढ़ते हैं, वो कहानियां इतिहास की नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी कहानियां हैं, तो उनका संबंध इतिहास से नहीं है, लेकिन यह है कि रोचक कहानियां तो अपन पढ़ते हैं। तो यह अंतर हो गया इतिहास में और किसी कहानी में। अब इतना समझ गए हम, इतिहास के जन्मदाता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के थे? ग्रीक या यूनान के। हेरोडोटस ने इतिहास को क्या कहा? प्राचीन काल में घटित घटनाएं। कौन सी घटित घटनाएं? जिनका साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत, 2 में से कोई एक चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक, यही इतिहास जानने के 2 स्रोत माने जाते हैं। इतिहास जानने के 2 स्रोत कौन कौन से हुए? एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। ठीक, अब साहित्यिक स्रोत में तो उस जमाने में कोई किताब अगर लिखी गई तो उसमें समय भी लिखा रहेगा, तो हम ये जान जाएंगे कि इस समय में इस राजा ने ये काम करवाया था, तो उससे तो पता चल जाएगा। लेकिन पुरातात्विक स्रोत में कैसे पता चलेगा कि ये किस समय की है? तो उसको पता करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? C14 यानी कार्बन डेटिंग 14 पद्धति। कार्बन डेटिंग 14 पद्धति में क्या करते हैं? किसी भी वस्तु में उपस्थित कार्बन की मात्रा से ये पता लगाया जाता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। और जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं या पुरातत्वविद होते हैं उनको ये चीज सिखाई जाती है। इसमें एक मैथमेटिक्स लगती है, इसकी एक पढ़ाई होती है अलग से। हम लोग अंदाज करके बता सकते हैं कि 4-6 दिन पुरानी है, साल 2 साल पुरानी है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई का यूज करके लगभग एग्जैक्ट समय निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन कार्बन डेटिंग 14 से जो भी डेट निकलेगी वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। जैसे ये नहीं कह सकते कि 5 अगस्त 2003 को ये सामग्री यहां पर ऐसे रखी गई थी, ये पता नहीं चल पाएगा। ये पता चलता है कि लगभग आज से 10 से 12 साल पहले, 10-12 साल पहले ये चीज यहां पर रखी गई रही होगी। ऐसे लगभग में निकल करके आएगा, लगभग। इसीलिए हम लोग देखेंगे जैसे प्रागैतिहासिक काल देखेंगे तो उसमें ही आएगा कि लगभग 30,000 से लेकर के 3,000 तक, 3,000 ईसा पूर्व। कुछ किताब में 5,000 ईसा पूर्व में मिलेगा। तो ऐसे लगभग लगभग शब्द चलेंगे। कब तक? जहां तक हमें साहित्यिक स्रोत नहीं मिलेगा। और जब साहित्यिक स्रोत मिल जाएगा तब से एकदम एग्जैक्ट डेट पता चलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल कैसे आया पहले ये देख लेते हैं। जो इतिहास था
इतिहास की शुरुआत हुई आदिमानव के समय से। जब आदिमानव इस पृथ्वी पर आया तब से इतिहास शुरू हो गया, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर बैठकर, तब से लेकर के अब तक का इतना लंबा एक कालखंड रहा जो इतिहास के अंतर्गत आता है। अब इस पूरे इतिहास को कई हिसाब से कई विद्वानों ने अलग अलग बांटा है। जैसे कुछ लोगों ने बांट दिया प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य से बांटा जाता है जो बीए वगैरह में पढ़ा जाता है। जब कला के नजरिए से हम देखते हैं तो मुख्य रूप से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। 3 भागों में बांटा गया। अब इस 3 को कैसे उन्होंने रखा? उन्होंने ये कहा कि ऐसा काल जिस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही पढ़ा गया है, यानी जिस समय में कुछ भी लिखित नहीं मिला है, जिसमें कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही उसे पढ़ा गया है। जब मिलेगा नहीं तो पढ़ेंगे कहां से? बात वही है कि जिस काल में ना तो लिखित साक्ष्य मिला है और ना ही लिखित साक्ष्य पढ़ा गया है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, जिसमें हम देखेंगे आता है आदिमानव का काल। आदिमानव का काल, क्योंकि आदिमानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो इसने ना कुछ लिखा था और ना कुछ हम पढ़ पाए, तो इसे कहा गया प्रागैतिहासिक काल। फिर इसके बाद एक ऐसा काल आया जिसमें उन लोगों ने तो कुछ लिखा था लेकिन हम उनकी भाषा को पढ़ नहीं पाए, यानी कि उस जमाने में उन्होंने कुछ लिखा था लेकिन हम उसे नहीं पढ़ पाए। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। तो देखते हैं यहां पर, ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। पढ़ क्यों नहीं पाए? उस जमाने में उन्होंने ऐसी भाषा में लिख दिया, ऐसी उर्दू लिखी हुई है कि वो समझ में ही नहीं आ रही है। तो बहुत से लोग रिसर्च चल रही है कि इसको पढ़ लिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। जैसे इसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे और उन्होंने लिखा भी उस जमाने में, और वो चीजें हमें मिली भी, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। जैसे सम्राट अशोक ने जितने भी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदवाए थे, वो शिलालेख बहुत समय तक नहीं पढ़े जा सके थे। फिर बहुत प्रयासों के बाद, बहुत रिसर्च के बाद जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति आते हैं जो पहली बार उस लिपि को पढ़ करके बताते हैं कि ये चीजें इसमें लिखी गई थी। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। रिसर्चर आज भी रिसर्च कर रहे हैं इसको पढ़ने में कि इसको पढ़ लिया जाए, और जब ये पढ़ लिया जाएगा तब फिर ये आ जाएगा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। लेकिन अभी ये आद्य ऐतिहासिक काल में है। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित साक्ष्य मिले भी और उसे पढ़ा भी जाए। इसमें हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आई थी, तो वैदिक सभ्यता के लास्ट में वेदों की रचना हुई। उस जमाने में वेद लिखे गए थे और वेद आज पढ़ लिए गए हैं। तभी तो बताया जाता है कि वेदों में इतने खंड है, वेदों में ये बात बताई गई है, वेदों में इस शब्द का उल्लेख हुआ है, वेदों में इस चीज के लिए मना किया गया है। तो वेद पढ़े गए। तो इस प्रकार इतिहास का 3 भाग में
विभाजन हुआ। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य ना मिला है ना पढ़ा गया। ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें लिखित साक्ष्य मिला भी गया और उसे पढ़ा भी गया। अब बीच में आद्य ऐतिहासिक काल रख दिया गया है, यानी कि यहाँ पे लिखा मिला तो था लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए थे। क्लियर? ये हो गया इतिहास का विभाजन। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आएगा प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। लेकिन उससे पहले एक बात और अपन इसमें देख लें। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल कब से माना जाता है? वैदिक सभ्यता से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। तो अगर कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन बने कि पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं, या पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्वेश्चन समझो इसको। क्वेश्चन समझो, याद करने की जरूरत नहीं होगी। पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, क्या आती है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। 4 ऑप्शन में टिक करना है कि पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो, ऐतिहासिक काल जब यहां से शुरू हुआ है तो इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आएगी? ऐतिहासिक काल के पूर्व। पूर्व मतलब पहले। तो वैदिक सभ्यता से पहले थी ना सिंधु सभ्यता, इसलिए ऐतिहासिक काल के पूर्व कौन सी सभ्यता आएगी? सिंधु सभ्यता। ठीक। और प्रागैतिहासिक काल, यह भी ऐतिहासिक काल के पूर्व का काल है ना, तो इसलिए इसी में सम्मिलित हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। ये दोनों काल ऐतिहासिक काल के पूर्व हैं। और फिर वैदिक सभ्यता के बाद अभी तक का जितना भी काल है वो पूरा का पूरा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक। तो पूर्व ऐतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता 2 चीज देखी जाएगी। चलो, तो सबसे पहली यूनिट अपन स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक एज। सबसे पहली बात करें प्रागैतिहासिक काल। ठीक। प्रागैतिहासिक काल का जो समय काल बताया गया लगभग 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक। टोटल कितना? 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक ये पूरा इस प्रागैतिहासिक काल का कालखंड रहा। अब एक चीज देखो इसमें, तो इसमें हम पढ़ते क्या हैं पहले उसको समझ लेते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं आदिमानव की कहानी। आदिमानव की कहानी कैसी कैसी? आदिमानव के पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होने से लेकर के, पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होने से लेकर के, यानी कि जब आदिमानव कुछ भी नहीं जानता था तब से लेकर के उसके विकसित होने तक की कहानी, उसके विकसित होने तक की कहानी हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इस समयावधि में कवर करते हैं। 30,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व के मध्य। यानी कि आज मानव जब कुछ नहीं जानता था, बंदर से विकसित हुआ, कैसे विकसित हुआ, वो सब चीजें पढ़ते पढ़ते अंतिम में उसने कैसे चित्र बनाने शुरू किए, कैसे खेती करना शुरू किया, सारी बातें हम देखेंगे इस पूरे कालखंड में। तो देखेंगे इस कालखंड को 3 भागों में बांट दिया गया।
क्योंकि बहुत बड़ा कालखंड था, कई हजार सालों को पढ़ना था, तो इतिहासकार ने इसको 3 भागों में बांटा। एक का नाम रखा गया पूरा, एक मिनट इसको ध्यान रखना, ये प्रागैतिहासिक काल का समय है, पूरा पाषाण काल, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो गया नव पाषाण काल, या इसी को कहते हैं उत्तर पाषाण काल। अब पहले तो यहां पर एक चीज नोटिस करो, प्रागैतिहासिक काल का जब वर्गीकरण हुआ 3 भाग में, तो यहां पर पूरा प्रागैतिहासिक काल आना चाहिए था ना, पाषाण शब्द क्यों आ गया? जब यहां प्रागैतिहासिक काल का विभाजन था तो पूरा प्रागैतिहासिक काल, मध्य प्रागैतिहासिक काल, नव प्रागैतिहासिक काल ऐसे लिख के आना चाहिए। यहां प्रागैतिहासिक काल बताया जा रहा है और यहां पर पाषाण काल का डिवीजन बताया गया है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को पहले पाषाण काल के नाम से ही जाना जाता था। प्रागैतिहासिक काल ही पाषाण काल है, यानी कि प्रागैतिहासिक इक्वल टू पाषाण काल, दोनों एक ही बात है। पहले इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता था, पहले इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे तो पहली बार 1851 में एक अंग्रेज आए जिनका नाम था डैनियल विल्सन। कौन? 1851 से पहले इस पूरे काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते थे, लेकिन 1851 में एक शख्स आए जिनका नाम है डैनियल विल्सन। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। ये किताब इन्होंने लिखी। इस किताब में डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक का क्या नाम है? द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इसमें ध्यान दो तो ये देखो, ये बुक का नाम है, बुक के नाम में ही देखो प्री हिस्टोरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल को ही कहते हैं इंग्लिश में। तो पहली बार इस प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग डैनियल विल्सन ने अपनी किताब द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में 1851 में किया। तो 1851 के बाद इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से पढ़ने लगे। उसके पहले किस नाम से पढ़ते थे? पाषाण काल के नाम से पढ़ते थे। तो कोई नई बात नहीं है, वही चीज है, क्योंकि दोनों बातें सेम थी। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय देखें, चूंकि पूरा काल 30,000 से लेकर के 3,000 तक है, तो जब इसके विभाजन की हम बात करेंगे तो 30,000 से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व तो पूरा पाषाण काल में रख देंगे। यानी जब इंसान बहुत, मतलब जब मानव, या कहें जब आदि मानव कुछ नहीं जानता था, ये वो काल है जब कुछ नहीं जानता था। बीच में देखेंगे तो 25,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल में रख देते हैं, और फिर उसके बाद 10,000 से लेकर के 3,000, कहीं कहीं 5,000 ईसा पूर्व मिलेगा। ठीक, अब पहले इसको सरल तरीके से समझें कि इसको 3 भागों में क्यों बांटा गया। क्योंकि इनकी जो कहानी थी पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होने से लेकर के विकसित होने तक की बहुत बड़ी थी। 30,000 से लेकर के 3,000 तक पढ़ना था, बहुत हजार साल थे। तो 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग ये है जब आदि मानव पूर्ण रूप से
अनभिज्ञ था। यानी जब इसे कुछ भी नहीं पता था, क्या खाना है, क्या पीना है, किसके साथ मिलना है, कौन हमारा दुश्मन है, किसका हम शिकार कर सकते हैं, कौन हमें शिकार बना लेगा, कुछ भी नहीं पता था इन्हें। इन्होंने स्ट्रगल किया और धीरे धीरे अपने आप को विकसित किया। तो इस काल में हम यही देखते हैं कि कुछ नहीं जानता था। नवपाषाण काल में क्या देखते हैं, ये विकसित हो चुका था। विकसित हो चुका था। और मध्य पाषाण काल में क्या देखेंगे, जब ये विकास की ओर अग्रसर था। विकास की ओर अग्रसर था, यानी कि नए नए प्रयोग कर करके देख रहा था कि शायद कुछ नया मिल जाए, शायद कुछ नया मिल जाए। तो ये रिसर्च का दौर था, जब ये कई चीजें खोज रहा था कि क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे शिकार करें, कैसे अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएं। तो ये सब काल इस प्रकार से 3 भागों में बांट दिया गया। फिर यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला है, मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीजें थी, नव पाषाण काल में क्या क्या चीजें थी, उसको अपन अभी डिटेल में देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं ताकि बेसिक हमारा एकदम अच्छे से तैयार रहे। देखो, सबसे पहले इसी की थोड़ी सी एक कहानी देख लेते हैं ताकि हमारी बेसिक एकदम मजबूत रहे और आगे चले तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी हमको याद करने में दिक्कत ना जाए। देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इतिहास की जो शुरुआत है वो प्रागैतिहासिक काल से आदिमानव के द्वारा हुई। आदिमानव किससे विकसित हुए, बंदरों से। आदिमानव बंदर से विकसित हुए। बंदर कहां से आए, नहीं पता। तो कैसे कैसे आदिमानव पृथ्वी पर आया, पहले ये चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जाम में ये भी चीजें आती हैं तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकदम शुरू से चलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम नए से आज शुरू करते हैं, ठीक है। ये कहानी जो शुरू होगी वो शुरू होगी सूर्य से। कहां से, सूर्य से। बहुत सरल तरीके से समझेंगे, केवल समझना है। सूर्य, कहा यह जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले सूर्य में एक विस्फोट हुआ था। करोड़ों वर्ष पहले सूर्य में एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से सूर्य के कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में आकर के अब सूर्य के जो ये टुकड़े थे यही बने ग्रह। ग्रह क्या है, सूर्य के ही टुकड़े हैं। तो सूर्य में करोड़ों वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से उसके कुछ टुकड़े आकर के अंतरिक्ष में आए और यही उसके टुकड़े ग्रह बने आगे चल करके। तो ग्रहों की संख्या कितनी है, 9। ये सब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ लेते हैं। ग्रहों की संख्या 9 है। इन सभी ग्रहों में एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जिसमें हम लोग हैं और जिसकी कहानी हम लोग देखेंगे। यहीं पर इतिहास चल रहा है। तो 9 ग्रहों में एक ग्रह थी पृथ्वी। और इन सभी ग्रहों में देखेंगे तो चूंकि सभी ग्रह सूर्य के अंश थे, तो उदाहरण के तौर पर देखें कि सूर्य में क्या है, गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है सूर्य में। तो अगर एक गर्म बॉल लें लोहे की, या लोहे की एक बॉल ली जाए जो एकदम आग से निकाल करके आपको दी जाए, एकदम लाल लाल आग, आग की वो आग का मतलब लोहे का एक बॉल हो जो एकदम आग में एकदम लाल हो, तो उसी को मान लो कि वो सूर्य का अंश है। वही हमारी पृथ्वी है, इतनी गर्म जितना कि सूर्य, क्योंकि सूर्य का ही हिस्सा है। अब सारे ग्रह ऐसे ही थे, इतने ही गर्म। तो क्या कारण है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव हो पाया, जीवन केवल पृथ्वी पर संभव हो पाया। इसका एकमात्र कारण है कि पृथ्वी ऐसा ग्रह था जिस पर पानी बरसता था, बाकी किसी में भी पानी नहीं है। तो एक गर्म बॉल लो जो एकदम धधकता हुआ आग का गोला हो, उस पर पानी की कुछ छींटे डालो, क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। वही चीज इसमें भी होती थी, पानी बरसता तो था लेकिन भाप बन करके उड़ जाया करता था क्योंकि पृथ्वी बहुत गर्म थी। तो अब उसी बॉल पे आप थोड़ा सा और पानी डालो, भाप बन के उड़ जाएगा।
एक चम्मच पानी डालो, भाप बन के उड़ जाएगा। एक कटोरी पानी डालो, भाप बन के उड़ जाएगा। एक गिलास पानी डालो, धीरे धीरे उसमें पानी नहीं टिकेगा क्योंकि उसमें गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर 1 बाल्टी पानी डालो, 2 बाल्टी पानी डालो। तो इस प्रक्रिया से क्या होगा कि धीरे धीरे वो बॉल ठंडी होने लगेगी। जैसे उसमें 1 गिलास और पानी डाला, फिर 1 गिलास और डाला, फिर 1 गिलास और डाला, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो यहां पर पानी जो बरसता था वो भाप बन के उड़ जाया करता था, लेकिन इस प्रक्रिया से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी ठंडी हो गई। जैसे उस बॉल में ढेर सारा पानी जब डाल दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एकदम ठंडी हो जाएगी और उसके ऊपर ऐसे एक बूंद भी रखी जाएगी तो उस पर टिकी रहेगी। तो यही चीज पानी पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को ठंडा किया और फिर धीरे धीरे इस पृथ्वी में ऐसे ऐसे कई जगह पर पानी भर गया। अब पृथ्वी पर पानी आ गया। सबसे पहले पृथ्वी पर क्या आया? पानी। पानी आया। पानी और मिट्टी, पानी और मिट्टी, ये 2 चीज ऐसी चीजें हैं कि अगर ये 2 चीजें मिल जाएं तो ये कई प्रजातियां बना सकती हैं। यानी जितने भी जीव जंतु हैं सभी मिट्टी से ही पैदा हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी जीव जंतु बने हैं सब मिट्टी से ही बने हैं। शुरुआती प्रक्रिया सबकी मिट्टी से थी। जैसे कहा जाता है ना पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, तो ना पहले अंडा आया ना पहले मुर्गी आई, सब बने हैं मिट्टी से ही। मिट्टी से ही हर जीव का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे विकसित होकर के आज इस रूप में खड़े हैं। तो बने पहले मिट्टी से ही थे, एक तरीके से देखा जाए तो। पानी यहां पर आ गया था। पानी और मिट्टी, इन दोनों के संपर्क से यहां पर जीवन का विकास शुरू हुआ। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी कि पानी और मिट्टी इससे कैसे कोई भी जीवित हो सकता है या कोई भी जीव जंतु पैदा हो सकता है। एक चीज देखो, पहले तो वनस्पतियों की बात करते हैं। सबसे पहले पेड़ पौधे आए यहां पर। जीवन का जो पहला चरण था वो समुद्र से शुरू हुआ था, जिसे हम कहते हैं काई कहें या शैवाल कहें। नदियों में देखा होगा, नदियों के पानी के अंदर जो पेड़ जमे हुए होते हैं उन्हें कहते हैं शैवाल, और उसी का सबसे छोटा रूप है काई। घरों में देखा होगा बरसात के सीजन में छत के किनारे पर काई जम जाती है। काई कैसे आई? काई के बीज तो कोई वहां डालने नहीं जाता। यहां तक कि देखोगे वहां पर घास भी उगाती है किनारे में। अगर धूल वहां पर थी, छत पे किनारे पे अगर धूल एकत्रित हो गई तो वहां पर धीरे धीरे घास जम जाएगी। तो घास के बीज तो कोई वहां पर डालता नहीं। कैसे हो गया? इसी मिट्टी से ही वो घास बनी। तो कई पौधे थे जो इसी मिट्टी से बने। तो जीवन का विकास शुरू हुआ। जीवन के विकास को इतिहासकारों ने 4 भागों में बांटा है। मानव बहुत बाद में आया है। सबसे पहले देखेंगे तो पानी में एक कोष्ठक जैव आया। एक कोष्ठक जैव, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। इन्हें कहते हैं अमीबा व पैरामीशियम। ये लगभग साइंस में सबने जब 10 तक पढ़ा होगा तो इनके चित्र भी बनाए होंगे सबने अपनी अपनी फाइल में। ये वो जीव हैं जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती। इतने छोटे छोटे जीव सबसे पहले यहां पर विकसित हुए। ठीक, फिर दूसरा चरण इनके बाद अकशेरुकी जीवों का विकास हुआ। अकशेरुकी जीव वो जीव हैं जिनके हड्डियां नहीं होती। जैसे घोंघा की बात करें, घोंघा, जैसे बात करें जेलीफिश। घोंघा देखो जो शंख से निकलता है, उसको कभी देखा होगा आपने तो उसमें कोई हड्डी नहीं होती। जेलीफिश में भी सेम कुछ नहीं होता है। केचुआ भी देखो, जो बरसात में आते हैं केचुए,
उसमें भी कोई हड्डियां नहीं होती। तो इस तरीके के जीव दूसरे चरण में भारत मतलब इस पृथ्वी पर आए। तीसरा चरण हुआ कशेरुकी जीवों का। कशेरुकी जीव, ये जीव कौन थे? ये वो जीव थे जिनके रीढ़ की हड्डियां होती थीं और ये रेंग सकते थे। ये रेंगने वाले जीव, कशेरुकी जीव या रेंगने वाले जीव। लेकिन ये खड़े नहीं हो सकते, इनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो सीधी नहीं थी। तो कशेरुकी जीव में देखेंगे जैसे सांप, सांप हो गया रेंगने वाला जीव है, ठीक। उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो आए स्तनधारी, स्तनधारी जीव, ये अंतिम चरण था। स्तनधारी में वो जीव आए जो बच्चे पैदा करते थे। उसके पहले जितने भी थे ये सब अंडे वाले थे, इनके अंडे से इनकी प्रजाति आगे बढ़ रही है। लेकिन स्तनधारी वो जीव हैं जो बच्चे पैदा करेंगे, जिसमें से मुख्य रूप से देखें तो गोरिल्ला, छछूंदर और वानर, ये स्तनधारी जीवों में आते हैं। इस तरीके से जीवन में 4 चरण में विकास हुआ। पहले में कौन आए? अमीबा, पैरामीशियम, जो बहुत छोटे थे, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरे चरण में देखेंगे तो कौन आया? अकशेरुकी जीव, जिनके हड्डियां नहीं होती, दबा दो तो साफ, तो वो जीव आए। तीसरे चरण में वो जीव आए जिनके हड्डियां होती थी, उन्हें कशेरुकी जीव कहा गया, जिसमें सांप वगैरह आ जाते हैं। फिर अंतिम चरण में है स्तनधारी, जो बच्चे पैदा करेंगे। तो स्तनधारी जानवर छछूंदर, वानर और गोरिल्ला, ये मेन रहेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वानर से आदिमानव बनेगा और आदिमानव से आधुनिक मानव, ठीक। अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इतना तो हम पढ़ रहे हैं तो योगा इतिहास पढ़, इतिहास नहीं, ये कला में कैसे पूछा जाता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहां तैयार होगा कि पृथ्वी किसका अंश है? पृथ्वी किसका अंश है? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से विकसित हुई है, तो सूर्य का अंश है। पृथ्वी में सबसे पहले क्या आया? पानी आया। पानी के बाद वनस्पतियां आई, वनस्पतियों के बाद जीवों का विकास हुआ, ठीक। तो ये चरण हो गए। तो पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने चरणों में है? 4 चरण में। 4 चरण में ये चरण है, इनका नाम पूछता है। तो पहले वाले युग को कहा जाता है एजोइक युग। रीता प्रताप की बुक हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा एजोइक युग। ये पहला युग था जिसमें अमीबा और पैरामीशियम सूक्ष्म जीव आए। दूसरे युग को कहा जाता है पैलोजोइक युग, पैलोजोइक युग। तीसरे को कहा जाए तो इसे कहा जाता है मेसोजोइक युग, और इसके बाद देखा जाए तो लास्ट वाले को कहा जाता है सीनोजोइक युग, सीनोजोइक युग। इस प्रकार से 4 युग आते हैं। एग्जाम में ये दे देता है, इनको सीक्वेंस से लगाने के लिए दे देता है कि इनका सही चरण लिखें, कि पहले कौन सा युग आया है, फिर बाद में कौन सा युग आया है, फिर बाद में कौन सा युग आया है। तो सही चरण क्या है? सबसे पहले आया एजोइक युग, फिर पैलोजोइक युग, फिर मेसोजोइक युग और फिर सीनोजोइक युग। चारों युग में क्या क्या अंतर है वो यहां से आपने पहले ही समझ लिया है। तो बस ये चीज याद करनी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे देखो, हम लोग देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से, केवल समझते जाना है, सारे छोटे बड़े सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बस समझते जाओ, ठीक है। अब देखो,
हमने क्या कहा कि वानर जो था, वानर से आदि मानव बना और आदि मानव से आधुनिक मानव बना। यानी कि हम सभी किसके विकसित रूप हैं? वानर के विकसित रूप हैं। ठीक। अब एक बात ये बताओ, अगर हम सभी का विकास वानरों से हुआ है तो फिर आज भी क्यों बंदर है? जब बंदर विकसित ही हुए तो सबको विकसित हो जाना चाहिए था। फिर ऐसा क्या कारण है कि हम आज ऐसे हैं और आज भी कुछ वानर वैसे हैं? तो फिर जब विकास का चरण चला तो सबको विकसित हो जाना चाहिए था। फिर क्या कारण है कि आज भी बंदर हैं? उसके लिए देखते हैं क्या कहानी है। बड़ी रोचक कहानी है, इसे भी देखते हैं। वानर जो थे, वानरों के दो दल हुए बाद में। एक दल जो जंगली इलाके में यानी जंगल में रहता था, एक दल ये था। पहले सब जंगल में रहते थे। फिर कुछ बंदरों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमको दुनिया देखनी है, हम मैदानी हिस्से में जाएंगे। और वो निकले मैदानी हिस्से में जहां पर जंगल नहीं था। तो इन्होंने रोका कि भाई मत जाओ, मैदानी हिस्से में बहुत खतरा है। देखो, एक दूसरा दल तैयार हुआ कि ये मैदानी इलाके में जाएगा, यानी कि मैदानी भाग में निकले। तो इस दल ने इनको समझाया कि मत जाओ, कोई मतलब नहीं है, जंगल में रहो फर्स्ट क्लास। कोई खतरा आता है तो इस पेड़ से उस पेड़ में कूद गए, उस पेड़ से उस पेड़ में कूद करके चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या दिक्कत है? पानी मिल जाता है नदी के किनारे, खाना हो तो फल मिल जाते हैं, शिकार करने के लिए भी कुछ जानवर मिल जाते हैं, क्या करना है कहीं जा करके। ये वही कहानी है। जैसे एक गांव में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपने गांव में ही, अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि घर में भी, गांव में भी किसी के यहाँ खाने पीने की समस्या नहीं होती। तो उनका ये मानना है क्या करना है, खाना मिल रहा है, गप्पे लड़ाने के लिए चार लोग मिल रहे हैं, क्यों जाए कहीं भी बाहर। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो ये सब चीजें छोड़ करके शहर चले जाते हैं और वहां जाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो भले उनका जीवन खराब हो जाए लेकिन वो अपने बच्चों का जीवन बना देते हैं। और फिर वो व्यक्ति जो गांव छोड़ करके शहर निकल गया था, उसके जब आगे के जो वंशज हैं वो जब आते हैं गांव, तो उनको देख करके लगता है कि नहीं, इनके पिताजी बाहर चले गए थे तो बहुत अच्छा काम किया था उस जमाने में। क्योंकि देखा जाए, जिनके पिताजी बाहर चले गए थे, जिनके पिताजी बाहर चले गए थे, उनके लड़कों को थोड़ा सा आराम था। जिनके दादाजी बाहर निकल गए थे, उनके पिताजी को भी आराम था। तो इस तरीके से चरण चला। तो ये जो बंदर मैदानी इलाका, जंगली इलाका छोड़ करके मैदानी इलाके में जा रहे हैं, ये अपने आप को डेवलप करेंगे। जैसे गांव से निकल के कोई व्यक्ति शहर जाता है तो वो अपनी स्किल्स बढ़ाता है, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है। तो ये निकले मैदानी इलाके में। अब मैदानी इलाके में इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कैसे? कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे जब मैदान में निकले तो पहले तो ये मैदान का प्लेन एरिया हो गया। एक मिनट।